Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 8, that is cell. In the previous video, we have already talked about the discovery and the history of the cell. Like the cell was discovered by Robert Brown in 1665. Where did he discover this cell from? He discovered it from the bark of a tree. Then we have studied about the cell theory. The cell theory was given by two scientists and their name was Jacob Sheldon and Theodore Shevon. तो ये जो शेल्डन और शिवॉन हैं इन्होंने मिलके सेल थ्योरी को दिया था और इस सेल थ्योरी को फर्दर एक और साइंटिस्ट है जिसने मॉडिफाई करवाया था। उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट विर्चव और कौन से ईयर में उसने मॉडिफाई करवाया था? 1855 के अंदर। फिर हमने पढ़ी थी कि सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी के अंदर चार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और पहली उनमें से ये थी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किस चीज़ से मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो किसी भी लाइफ की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि अगर हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है? सेल है। यानी बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं? एक टिश्यू बनाती हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और पूरा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इनमें सबसे बेसिक यूनिट क्या हुई? जो सेल है वो। जो तीसरा पॉइंट था सेल थ्योरी का वो ये था कि जितने भी जो नई सेल्स आ रही हैं वो सारी कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो पहले से ही जो सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से नई सेल बनेंगी। कोई भी नई सेल कहीं अचानक से नहीं आती है। और जो चौथा पॉइंट था सेल थ्योरी का वो ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी एक सिंगल सेल से ही शुरू करता है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे या फिर वो प्लांट्स ही क्यों ना हों। तो अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग द सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेल की स्टडी करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में अब इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कांट बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो जो सेल हैं वो क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम उनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। तो आज के दिन में हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमें सेल का स्ट्रक्चर भी पता है, हमें सेल क्या क्या काम करती है हमें वो भी पता है। पर ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? माइक्रोस्कोप की मदद से यही पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है? हाई मैग्निफिकेशन होती है। हाई मैग्निफिकेशन का मतलब है कि उसको हम और ज़्यादा क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं, यानी और अच्छे से जूम करके उसको देख सकते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम इन्हीं दोनों के बारे में हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। The compound microscope is commonly used in the science laboratories to observe tiny objects. तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है
वो कहाँ यूज़ में आता है? जो साइंस की जो लेबोरेटरीज़ हैं, मतलब जो छोटी छोटी लैब्स हैं जहाँ पे साइंस के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी जाती है, वहाँ पे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं ये मिलेंगे। किस काम में आएंगे? ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये काम में आएंगे। इट यूजेस ग्लास लेंस एंड द विजिबल लाइट फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ को अच्छे से दिखाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है ग्लास लेंस और दूसरी क्या है? विजिबल लाइट। ग्लास लेंस का मतलब होता है कि ऐसे लेंस जो कि ग्लास की मदद से बने हुए हों, और विजिबल लाइट का मतलब है कि सनलाइट वगैरह वहाँ प्रॉपर अमाउंट की होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं हुई तो जो भी चीज़ को हम वहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम उसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। The magnification power of the compound microscope range from 100 to 1500 टाइम। और इसके अलावा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, यानी जूम कितना हो सकता है? वो 100 से लेके 1500 टाइम तक हम उस एक चीज़ को और अच्छे से क्लियरली जूम करके देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इट इज़ अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स और द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये किस चीज़ के लिए काम में आता है? किसी भी चीज़ के यानी सेल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको देखने के लिए भी ये काम में आता है। मतलब ये ज़्यादा अच्छे से मैग्नीफाई करके ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकता है सेल के हर एक हिस्से को, अगर हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करें तब। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस and a beam of electron instead of the light for observation। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करता है, ग्लास लेंस का यूज़ नहीं करता है। क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था? ग्लास लेंस का इस्तेमाल कर रहा था। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ही और कौन सी चीज़ लेगा? इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा, लाइट की ज़रूरत इसको नहीं है। तो मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में। द हाईली मैग्निफाइंग इमेज इज़ ऑब्टेन्ड ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। और वो जो इतने अच्छे से मैग्नीफाई जूम की हुई जो इमेज है वो कहाँ पे दिखेगी? कोई भी जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी या फिर किसी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देगी। The magnification power of the electron microscope ranges from 1 lakh to 5 lakh times। और जो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो वहाँ पे उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी? 100 से 1500 टाइम तक थी। पर इसकी मैग्निफिकेशन 1 लाख से लेके 5 लाख टाइम तक ज़्यादा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि स्टेट any three difference between the compound microscope and the electron microscope, कि आपको इन दोनों के बीच में कोई भी 3 डिफरेंस बताने हैं, तो क्या होंगे वो 3 डिफरेंस? सबसे पहला तो ये होगा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये जो नॉर्मल साइंस की जो लैबोरेटरीज़ हैं उनके अंदर मिलता है और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस चीज़ के लिए काम में आता है? कोई भी सेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देखने के वो काम में आएगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो ग्लास लेंस की ज़रूरत है और इसके अलावा जो सनलाइट है उसकी ज़रूरत है या फिर कोई भी जो लाइट है उसकी ज़रूरत है। पर वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है?
इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। वहीं जो तीसरा डिफरेंस है वो होगा उसकी मैग्नीफिकेशन पावर का। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, 100 से लेके 1500 टाइम तक। वहीं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन है 1 लाख से लेके 5 लाख टाइम तक। तो ये 3 डिफरेंस हो गए कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। फिर एक और वर्ड आता है दैट इज़ स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेनिंग क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। तो जो सेल हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब उनके आर पार हम देख सकते हैं, और कलरलेस हैं यानी उनके अंदर कोई कलर भी नहीं है। तो अब अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि ट्रांसपेरेंट भी है और उसके अंदर कोई कलर भी नहीं है तो हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं। सो दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हैं तो वो डायरेक्टली उनके आर पार हम देख सकते हैं। ऊपर से वो उनके अंदर कोई कलर भी नहीं है तो हम उसके जो अंदर के जो हिस्से हैं सेल के उनको माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। To observe the details of the cell and its internal structure, stains और dyes are used। तो सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई का यूज़ करेंगे। डाई को और क्या बोलते हैं, स्टेन भी बोलते हैं, और इसी स्टेन के नाम से ही जो स्टेनिंग जो नाम है वो पड़ा है। Some common stains are saffronin, eosine, methylene blue and crystal violet। और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं स्टेन्स के, जैसे कि सैफ्रनिन है, क्रिस्टल वॉयलेट है, मिथाइलिन ब्लू है और ईओसिन है। तो मतलब स्ट्रेनिंग हुआ क्या? तो स्ट्रेनिंग वो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम सेल्स के अंदर कलर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम उसको इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, सैफ्रनिन होगा, मेथाइलिन ब्लू होगा और क्रिस्टल वॉयलेट भी हो सकता है। फिर जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, यूनिसेल्युलर एंड द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, किन के बेसिस पे हमने उनको यूनिसेल्युलर बोला है और मल्टीसेल्युलर बोला है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो जिंदा प्राणी हैं वो एक या बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। ये चीज़ हमने सेल थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ ली है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का बना होगा, सेल का बना होगा। पर वो एक सेल का भी बना हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल्स का भी बना हो सकता है। The organisms made up of a single cell are called as the unicellular। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हुए हैं यानी उनके शरीर के अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद है उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो वर्ड है यूनिसेल्युलर ये दो शब्दों को मिलके बना है। पहला शब्द है यूनी और दूसरा है सेल्युलर। ये जो यूनी है, यूनी का मतलब होता है एक। अगर आपको किसी भी वर्ड के आगे यूनी लिखा मिलता है इसका मतलब वहाँ एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। और सेल्युलर का मतलब क्या होता है, सेल। तो मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हैं। द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, yeast are the few examples of unicellular organisms। तो जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है और जो यीस्ट हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होती है और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं,
unicellular organisms. The cells of these organisms behave like a complete organism. तो ये जो यूनिसेल्युलर के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल है, तो वो जो एक सेल है वो भी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के जैसे काम करती है। यानी उस एक सेल के अंदर ही सारे इतने प्रोसीजर होते हैं जो उसको सरवाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। All the basic function of a living being like digestion, respiration, excretion and the reproduction are performed by a single cell. तो हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर कोई भी एक लिविंग सेल है वो 5-6 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि करती ही करती है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन है। डाइजेशन का मतलब ये है कि जो खाना उन्होंने फीड किया है कैसे वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगी और कैसे उससे जो एनर्जी मिली है उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ में लेगी। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है यानी मतलब कि वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे और कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। तीसरा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कैसे वो उनका अपने शरीर से बाहर निकालेगी। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कैसे वो अपनी प्रोजेनीज को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कैसे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाएंगे। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एग्ज़ाम्पल देखिए बताया हुआ है कि जो अमीबा है वो क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस like taking food, digestion, respiration, movement, growth and the reproduction. तो ये जो सिंगल सेल अमीबा है ये सारे के सारे बेसिक फंक्शन करता है अपने लाइफ के, जैसे कि खाने को लेने का हो गया, फिर उस खाने को कैसे डाइजेशन करना है उसका भी, कैसे वो रेस्पिरेशन करेगा, कैसे मूवमेंट करेगा। मूवमेंट का मतलब है कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करेगा खुद को, फिर कैसे उसके अंदर ग्रोथ होगी और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इस सारी की सारी चीज़ें कौन करता है? एक सिंगल सेल दैट इज़ अमीबा ही करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अमीबा एंड दिस इज़ पैरामीशियम। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? सिंगल सेल हैं, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अपनी लाइफ के सारे बेसिक फंक्शन एक ही सेल से परफॉर्म कर लेते हैं। The organisms made up of many cells are called the multicellular organisms. और वो organisms जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे, सेल्युलर का मतलब सेल, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने होंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्टली जितने भी जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या हैं? मल्टी सेल्युलर हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। द ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट, काउ, बर्ड्स, ह्यूमन्स आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, जो कीड़े मकोड़े हैं, या फिर जो काव यानी गाय हैं, या फिर जो बर्ड्स वगैरह हैं, और इवन हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान भी क्या हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ऑल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो जो हर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ज़िंदगी किस चीज़ से शुरू करता है?
एक सिंगल सेल से ही शुरू करता है। और ये सेल थ्योरी का भी एक पोस्टुलेट था कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू करेंगे, एक सिंगल सेल से ही शुरू करते हैं। तो ये जो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पहली सेल कौन सी होती है, ज़ायगोट होती है। The fertilized egg multiplies and number of the cells increases as the development of the organism proceeds। और वो जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि जो ज़ायगोट है, हम ऑलरेडी मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। तो ये जो ज़ायगोट है ये फर्दर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपना नंबर बढ़ाएगा, अपनी सेल्स को बढ़ाएगा जैसे जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म का फर्दर डेवलपमेंट होगा। ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स शोज द डिवीजन ऑफ लेबर। तो जितने भी जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि जो टोटल काम है शरीर का उसको सबको अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दिया जाता है। इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन बॉडी हैज़ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, heart to pump the blood, bones and muscles to perform the movement and so on। तो जो हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमारा जो स्टमक है यानी हमारा जो पेट है वो किस काम में आता है, खाने को डाइजेस्ट करना यानी पचाने के काम में आता है। जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्ट है यानी जो दिल है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा जो बोन्स और जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, मूवमेंट करवाती हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलके बने हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, एक ही सेल है और बाकी अपने पूरे शरीर के जो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे एक ही सेल को परफॉर्म करती है। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो बहुत सारी अलग अलग सेल्स से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि सारे अलग अलग हिस्सों को उनके अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। उसकी मदद से पूरी बॉडी सारा जो फंक्शन है वो इजीली स्पेशलाइज्ड तरीके से अपने काम को पूरा कर पाती है।